आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खुल्लम खुल्ला वार करेंगे, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अलग ही तेवर दिखे। जब बोलते हुए उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया, एक एक योजना का बाकायदा नाम लेते हुए कहा कि ये तो अटल जी के वक्त की थी, एनडीए की ही है, आपने उसका नाम बदलकर अपना लिया और अब मुझे सिखा रहे हैं कि मैं आपकी योजनाओं को आगे ले जा रहा हूं। कुल मिलाकर आज एक एक को चुन चुन कर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जिसमें कई लोग अब यह मान रहे हैं कि क्या वाकई विपक्ष पर वो भारी पड़ते हुए आज दिखाई दे। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुना देते हैं आज किस मूड में नजर आए, किस तरह से उन्होंने प्रहार किया यूपीए की पुरानी सरकार पर। लोकतंत्र में न धमकियां किसी की चली हैं न चल सकती है। मुझे 14 साल तक गुजरात में हर दिन जेल भेजने की जांचा चिट्ठी आया करती थी। याद हूं आपको, क्या खेल होते थे मुझे मालूम है, तो मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि जनता ने मुझे गौर दायित्व दिया है। लेकिन कभी न कभी तो इतिहास के पन्नों पर ये चीजें आके रहने वाली है और इसलिए धमकियों का चरित्र किसका है, भाषा किसकी है, ये सब जानते हैं। लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है। लेकिन ये देश झुका नहीं था और इसलिए जो बातें कही नहीं गई हैं, कृपा करके ऐसी बातों को किसी के मुंह में न डाला जाए, न डाला जाए। कानून के तरीके से ही देश चलना चाहिए, कानून के दायरे में चलना चाहिए। कश्मीर पर भी जो आरोप लग रहे हैं कि पीडीपी एक तरह से देश विरोधी बातें कर रही है, पूरी पार्टी आप साथ में उनके हैं, इस पर भी उन्होंने बयान दिया है। लेकिन वो सुनाने से पहले जरा आपको सुना देते हैं। एक तरह से वो आज सरकार के 9 महीने की रिपोर्ट कार्ड देते हुए नजर आए। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, जरा सुनिए। मैं जरा आपको हिसाब देता हूं जमीन पे क्या होता है। 2000 यूपीए के समय की मैं बात करता हूं, पर डे 7.4 किलोमीटर का हाईवे का अवार्ड होते थे और 5.2 किलोमीटर पर डे अचीव होता था। हमारे 9 महीने का हिसाब दे रहा हूं जी, आनंद जी। हम पर डे 18 किलोमीटर का अवार्ड देते हैं और अब तक का रिपोर्ट है 10.1 किलोमीटर पर डे हम अचीव करते हैं। डबल काम कैसे चलता है, सरकार नीचे जमीन पर कैसे दौड़ती है। रेलवे 2013-14 न्यू लाइन यूपीए 390 किलोमीटर, न्यू लाइन 9 मैन एनडीए 2 410 किलोमीटर। 2013-14 गेज कन्वर्जन 585 किलोमीटर, 9 महीने हमारे 700 किलोमीटर। यूपीए डबलिंग 675 किलोमीटर, हमारा 810 किलोमीटर। धमकी वाली बात आनंद शर्मा के ही बयान पर कहा था उन्होंने। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त बाहर निकलने के बाद आनंद शर्मा बोले, National Executive to pass the resolution. We didn't ask the Prime Minister to make this promise to the people of India. If they have failed, it is our duty to underscore that. Thank you. Very shukriya. तो सुना आपने आनंद शर्मा। हालांकि पूरी बात हम नहीं सुन पाए और इसीलिए वो आपको विस्तार से बताएंगे क्या वो कह रहे थे, लेकिन सवाल जो प्रधानमंत्री पर खड़े कर रहे हैं उसे सही ठहराते हुए आनंद शर्मा साहब बाहर निकलते हुए। इस बीच मायावती इस वक्त सदन में बोल रही हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं, वो भी बाहर। पूरे हाउस के अंदर जो विपक्ष था तो उन्होंने अपनी बात गंभीरता से रखी और हमारी पार्टी ने भी गंभीरता से रखी और जो कुछ बातें सरकार के सामने रखी थी
तो मैं ये समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब इसके ऊपर बोल रहे थे, इस प्रस्ताव के ऊपर, तो जो माननीय सभी दलों के नेताओं ने जो कुछ अपनी बात उनके साथ सरकार के सामने रखी, तो उनका रिप्लाई उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर तो मैंने खास तौर से जो सुल कास्ट सुल ट्राइब्स के जो लोग हैं, तो उनको सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, उसको एक तरीके से निष्प्रभावी बना दिया गया है, और ना ही प्राइवेट सेक्टर में SC/ST वर्गों के लोगों को। तो जब मैंने ये सवाल पूछा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या आपकी सरकार SC/ST वर्गों के लोगों को पदोन्नति में जो आरक्षण अभी नहीं मिल रहा है, क्या उसको देगी? क्या SC/ST वर्गों के लोगों को और साथ में बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी, तो जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, क्या इसकी व्यवस्था करेगी? तो प्रधानमंत्री ने सदन में अंदर वार किया तमाम नेताओं पर, विपक्ष पर, मायावती से लेकर सब उनके निशाने में थे। मायावती बाहर आकर कह रही हैं कि उनके जो सवाल थे उसका सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया है। तो हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातें सुना दी है, एक अलग मूड में वो नजर आ रहे थे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आलोक मेहता जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और राजदीप सरदेसाई जी, दो हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, एक अलग ही मुस्कान के साथ आज आप खिल कर आए हैं, आज तक पर जबरदस्त मुस्कुरा रहे हैं। ये जो अंदाज दिखा उसमें आपको लगता है कि कहीं पर सब्सटेंस या कंटेंट की कमी भी दिखी भाषण में? देखिए, आज मैं अलग तरीके से इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हमारे नेता अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत स्पष्टता के साथ किस प्रकार से कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज थी वो जो बोलती थी, हाँ, कि जो गलत भ्रांतियां फैलाती थी, उन भ्रांतियों को पॉइंट बाय पॉइंट सब्सटेंस के साथ कैसे काटा। और आपने खुद अभी सब्सटेंस चलाया था कि यूपीए के दौरान जो 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उनका, उस दौरान कैसे 7.4 किलोमीटर्स पर डे का अवार्ड होता था रोड के लिए और 5.2 किलोमीटर्स पर डे कंस्ट्रक्ट होता था। हम वहां 10.1 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं आज के रेट 9 महीने के अंदर। और ये तो यूपीए खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के पहले भी मान चुकी है कि स्वाधीनता के बाद 50% सड़क कभी कंस्ट्रक्ट हुआ तो वो वाजपेयी जी के समय हुआ था, और अब भी वो इतिहास हम दोहराने वाले हैं। यही तो सब्सटेंस है। कितना डबलिंग हुआ रेलवेज में, कितने गॉज का बिछाना हुआ है, कितने न्यू लाइंस, पॉइंट बाय पॉइंट, ईयर वाइज, विथ फिगर्स उन्होंने आज कोट किया है, स्टेट किया है। ये अपने आप में ना केवल सब्सटेंस है, ये अपने आप में सत्य बयान करता है कि किस प्रकार कांग्रेस भ्रांति फैलाती है। यहां तक कहा रागिनी नायक जी उन्होंने कि सारी जो योजनाएं हैं वो तो अटल जी की थी, आप लोगों ने उसको अपना बना लिया था, आधार कार्ड से लेकर तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। अंजना ने, देखिए, कमाल की बात है कि देश के प्रधानमंत्री संसद में जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता बहुत ही प्रखर और मुखर हो रहा है। देश के नेता के रूप में उनकी भूमिका बहुत ही सीमित लगती है। और इसके साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि किस तरीके से अपनी सरकार की विफलताओं के प्रति सिलेक्टिव एमनीजिया से ग्रसित हैं, लेकिन विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उनको बहुत तेज और तर्रार नेता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। आपने बहुत ही सही सवाल मुझसे पूछा। वाजपेयी जी की सरकार ने जिन योजनाओं की परिकल्पना की, उनकी परिधि का विस्तार करके उनको बेहतर बनाकर हमने उनको अधिकार का रूप दिया। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वर्णिम योजना की बात करें, हमने मनरेगा बनाया, और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, संसद में खड़े होकर कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी यूपीए की विफलता का स्मारक है, और बजट में उसी विफलता के स्मारक को आगे बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपया दे दिया। उन्होंने सिटीजन चार्टर की परिकल्पना की, हम राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की परिकल्पना की, हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, लेकिन जो इल्जाम आज मोदी जी कांग्रेस पर लगा रहे हैं, वही इल्जाम आज भाजपा की सरकार पे लगना चाहिए, क्योंकि नाम बदले का काम तो वो कर रहे हैं। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बना दिया, और बजट में 2% सेस लगाकर आम आदमी की कमर भी तोड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम कांग्रेस पार्टी जी उसे जनता अधिकार के रूप में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभिमान अभियान के तहत राजीव जी, मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये तो
सच है ना कि क्या मनरेगा को जो आपने 100 करोड़ एक्स्ट्रा दिया, 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया, वो सिर्फ एम्बैरस करने के लिए कांग्रेस को, या तो वो स्कीम जरूरी है या नहीं है? आप सिर्फ एम्बैरस करने के लिए कैसे स्मारक जिंदा रखेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो एम्बैरस करने के लिए दिया गया है। जब से दिल्ली की चुनाव में हार हुई है, मुझे लगता है आप एक नए नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, संसद में भी देख रहे हैं। आप पिछले सत्र में देखिए और इस बार देखिए, इस बार राज्यसभा में बोले, लोकसभा में बोले, पार्लियामेंट के कैंटीन में गए, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं संसद में। एक नंबर 2, जो बात आपने कही, कहीं ना कहीं वो दिखाने, ये एक इमेज इंप्रेशन जा रही थी। केजरीवाल जी वगैरह उन पर एक तरह से आरोप लगा रहे थे कि आप केवल अमीरों के साथ दिखाई देते हैं, आप केवल मेडिसन स्क्वायर गार्डन और सिडनी में दिखाई देते हैं, आप भारत में क्यों नहीं लोगों के साथ। इसलिए वो बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उनकी जो सरकार है वो गरीबों के साथ है। आज भी उन्होंने कहा कि ये जो आरोप है कि हमारी सरकार जो है कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ी हुई है, ये सरासर गलत है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी एक संदेश देना चाहते हैं, न केवल विपक्ष को लेकिन जनता को, कि मेरी जो सरकार है वो गरीबों के साथ है। अगर मनरेगा के साथ गरीबों का भला हो मैं करूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस की तरह नहीं चलाऊंगा। वो कह रहे हैं कांग्रेस के स्कीम में भ्रष्टाचार था, लीकेजेस थे, मैं अलग तरह का मनरेगा ला रहा हूं। आलोक जी, कितने मार्क्स आज प्रधानमंत्री जी को? मैं मनरेगा पर एक बात कहूंगा समित जी को। सही बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड राज्य, जब सब जो भाजपा शासित राज्य भी है, मनरेगा का फायदा वहां से हुआ है। समित जी, वो योजना मनमोहन सिंह की है, मोदी जी की मत भूलिए। सही बात यह है कि दावा इसलिए मत करिए और उसको नकारिए मत, क्योंकि वहाँ से जो पलायन होता था, पंजाब में मजदूर मिलना बंद हो गए। ये आप अपने अकाली दल के मित्रों से पूछिए या आप खुद जाकर के देखिए। जेटली जी चाहे वहाँ हारे हों, जेटली जी को ये पता है कि छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का पलायन इसलिए रुका कि मनरेगा की स्कीम में कई जगह घोटाले हुए। उसको तो आज तक भी किया होगा उसका उद्घाटन। लेकिन सही बात यह है कि ऐसी योजनाओं, लेकिन महिला बाल कल्याण पे पैसा कम हो गया, वो भी बजट पे जरा देखिए। और इसलिए ये ठीक है कि मोदी जी, जो राजदीप जी कह रहे हैं, सही बात यह है कि इस समय आक्रामक तेवर में है, बहुमत उनके साथ है, 5 साल उनको राज करना है। इसलिए वो दिखा रहे हैं कि दिल्ली की हार नहीं है, जो अपोजिशन है उसको वो निपट लेंगे। संसद में बहुमत न हो तब भी निपट लेंगे, ऑर्डिनेंस के जरिए निपटेंगे, संयुक्त अधिवेशन के जरिए निपटेंगे। और वो अब करारा जवाब दे रहे हैं, जो किसी समय बहुत साल पहले हम इंदिरा गांधी को बहुत दिलचस्प था। संबित जी, आप सबका जवाब दीजिए, लेकिन इसी के साथ मैं भी जोड़ना चाह रही हूँ। आज बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट्स के लिए है, ये तो गरीबों, ये बार बार याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी उन्हें? देखिए अंजना जी, बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। नंबर 1, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं जरा कटाक्ष भी कर लूं, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं प्रधानमंत्री को सुनने के बाद। तो कटाक्ष में मैं यही कहूंगा कि देखिए, वो कांग्रेस जो 5 वर्षों तक खुद अपने वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को सुन नहीं पाई, बल्कि अब तो जानती भी नहीं है वो कहां है, वो कांग्रेस हर 5 मिनट में प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने आज उनको कहा, आईना दिखाया, तो वो क्यों परेशान है? जब आईना दिखाया गया तो परेशान नहीं होना चाहिए। खैर, ये कटाक्ष था, अब हकीकत पे आते हैं। जहां तक मनरेगा का विषय था, आपको ध्यान होगा जब बजट की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से ये सवाल पूछा गया था कुछ चैनलों में इंटरव्यू के दौरान, और ये मैं बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। अरुण जी से पूछा गया, मनरेगा इतना खराब था तो आप कंटिन्यू करके ज्यादा रकम उसमें क्यों डालना चाहते थे? बड़ा स्पष्ट उत्तर था उनका, आप सुनिए। उनका उत्तर था कि जब इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया इस बार, तो उसमें यह पाया गया कि जो गांव है, गांव में रूरल वेजेस कम हो गए हैं, उनको वेतन कम हो गया है, तो कैसे बढ़ाया जाए? सरकार ने चिंता की कैसे बढ़ाया जाए। अरुण जी ने कहा, राइटफुली और रॉन्गफुली एक ही माध्यम गांव तक जाता है, वो मनरेगा है। वो राइट हो या रॉन्ग हो, इसलिए चाहे वो रॉन्ग भी हो, गरीब ऊपर उठे, इसलिए अभी इस रास्ते से पैसा भेजा गया है। इसको सुधारा जाएगा। 30% पिलफरेज, 30% पैसा लूटा जा रहा है, इसको सुधारा जाएगा और इसे वाकई अच्छा बनाया जाएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। रागिनी जी, आप भी अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे। देखिए, यदि आपके आचार और विचार में कोई बात तटस्थ हो तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। राजदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राजनीति और उनकी योजनाएं गरीबों के हक की हैं, गरीब उन्मुखी हैं। आप भाई देखिए, समस्या ये है कि अगर अडानी को 6,000 करोड़ का SBI योजना दिलाया होता, मेरा शब्द दिखावा नहीं है, दिखावा शब्द आपने, चलिए मेरा शब्द है, मैं अपना मान लेती हूं। हाँ, आप इनके पीछे से बैटिंग मत कीजिए। हाँ, अच्छा, आगे बोल लेने दीजिए। 1 रुपया स्क्वायर मीटर के लिए जमीन ना अगर दे दी होती, और अगर नए भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए
किसान की जमीन बिना उसकी सहमति, बिना सोशल इंपैक्ट के छीनकर कॉर्पोरेट की झोली में डालने की कोशिश ना की होती, अगर ये ना कहा होता कि मिडिल क्लास जिसने ताबड़तोड़ वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो बजट के बाद अपनी फिक्र खुद करे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के दिखावे की जरूरत पड़ती ही नहीं। आप पाकिस्तान के ऊपर जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, वक्त आपका है, क्योंकि आप भी हल्ला बोल के मंच से जुड़ सकते हैं। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या मोदी सरकार के 9 महीने के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? अभी तक 78% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि हाँ वो संतुष्ट हैं, जबकि 22% कहते नहीं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे तो एक लंबा वक्त हमें मिलेगा, सभी उसमें बोल पाएंगे। छोटे से बहस के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फिर बहस शुरू होगी। आप देखते रहिए आज खुल्लम खुल्ला वार करेंगे। वार वो करते हुए नजर आए, लेकिन कई बार ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर उन्हें पता था कि सवाल बहुत तीखे हैं और इस पर सफाई देते हुए नजर आए। उन्हीं में से एक जम्मू कश्मीर। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के विवादित बयान पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में साझा कार्यक्रम के तहत सरकार चलेगी। पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। आईना क्या है? ये तो व्यक्त चीज है कि राज्यसभा में हमारे पास संख्या नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। मगर जिस प्रकार से आज तथ्यात्मक रूप से प्रधानमंत्री जी ने ऑपोजिशन को आईना दिखाया है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और जनता खुद वोट के माध्यम से, जानी मानी चैनल आज तक में 70% जनता ये कह रही है कि वो आज खुश हैं। 9 महीने में जो मिला है। आईना क्या दिखाता है आपको? चलिए मैं उस पर भी आपने प्रश्न जम्मू पूछा कश्मीर था। पे जब आप आईना रखते हैं तो क्या दिखता है उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा दिखती है। अगर आप आईना रखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम तो यहाँ अपरिपक्व तरीके से राजनीति कर रहे हैं, मगर अगर परिपक्वता का तकाजा हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा देखिए। जम्मू रीजन है और एक घाटी का रीजन है, दोनों में बनती नहीं है। एक बड़ा विवाद की परिस्थिति खाई है वहां पे। 28 सीट है, 25 सीट है, ऐसे में पहली बार मैच्योरिटी के साथ 2 आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टी साथ आते हैं। पूरा विश्व उसके लिए ताली बजाती है और कहती है अच्छी बात है। मैच्योर हो जाता है ये, आप करें तो पॉलिटिकली मैच्योर हो जाता है, तब देश के साथ समझौता नहीं होता है, तब पाकिस्तान की और वहां की सेना का प्रशंसा करना, आईएसआई की प्रशंसा करना बुरा नहीं होता, आतंकियों की प्रशंसा करना बुरा नहीं होता। अंजना जी सुनिए, अंजना जी सुनिए, बड़ी सहूलियत की राजनीति है पात्रा साहब। ना सहूलियत की राजनीति क्या होती है मैं बता दूं। अभी रागिनी जी मुस्कुरा रही है और हंस भी रही है, मगर यही रागिनी जी की पार्टी चुनाव के नतीजे घोषित भी नहीं हुए थे कि समर्थन की चिट्ठी लेकर गोद की खोज में निकल पड़ी थी। चुनाव के नतीजे भी घोषित नहीं हुए थे पूरी तरह से। हम समर्थन करने को तैयार है, किसकी गोद खाली है पूछ लीजिए। यही हश्र था ना कांग्रेस का। रागिनी जी देखिए, तथ्यात्मक विश्लेषण की बात कर रहे हैं। हाँ। तमाम सैकड़ों प्रोजेक्ट और योजनाएं होती हैं। एक प्रोजेक्ट जिसमें शायद यूपीए सरकार से थोड़ा बेहतर करके दिखा दिया, उसका ढिढोरा पीट रहे थे प्रधानमंत्री जी। चलिए आप श्रेय ले लीजिए, हालांकि वो कहते रहे कि जो अच्छा काम हम कर रहे हैं उसका श्रेय मत दीजिए, पर पाप का भागीदार हमें समझिए, कहते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अवसरवादिता को, मौका परस्ती को, आप यहाँ पर परिपक्वता की राजनीति कह रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन विचारधाराओं का टकराव होगा तब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तब आप खामोशी साध कर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते हैं। वैसे आप इतने प्रखर मुखर वाचाल हैं, लेकिन जब घर वापसी की बात हुई, लव जिहाद की बात हुई, 4 बच्चों की बात हुई और सांप्रदायिक वैमनस्य जो लगातार उगला जा रहा है इस देश में, वो तब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। 370 की जब बात होती है उस पर यू टर्न हो जाता है। आप मुझसे कह रहे हैं महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ आप क्या करना चाहते थे, याद रखिए, उसको नेचुरली करप्ट पार्टी आपने कहा। हम लोग अगर एक सवाल भी पूछें तो गिरिराज सिंह जैसे लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेसी तो पाकिस्तानी है, इन्हें पाकिस्तानी भेज देना चाहिए। लेकिन आज जब खुले तौर पर इस तरीके की बात हो रही है, पाकिस्तान की पीठ थपथपाई जा रही है, तो 2 जुमले उस पर बोलकर प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि पूरे देश को संतुष्ट कर लिया जाएगा और 9 महीने के कार्यकाल राजदीप जी की 2 जुमले से बोले हैं आज प्रधानमंत्री। इतना आंखों में धूल झोंकना इसके बाद आ रही हूं समझिए, इसके बाद जुमला जो है ना, ये राजनीति, मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, राजनीति में कि नहीं आप? राजनीति में चुनावी आंकड़े हैं। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक अगर सरकार बननी, आज आर्टिकल 370 का जो मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, उसको एक तरफ का करना पड़ा है। ये राजनीति है। राजनीति में आपके सामने कुछ कंपल्शंस आते हैं जिसके मुताबिक आपको राजनीति करनी पड़ेगी। कुछ लोग इसे अवसरवादी राजनीति, एक सेकंड, आर्टिकल 370 से आगे जब वो पाकिस्तान का धन्यवाद करें वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आईएसआई का धन्यवाद करें, आतंकियों का धन्यवाद करें वो भी बर्दाश्त। जब वो बर्दाश्त की बात नहीं है, बर्दाश्त की बात नहीं है, अफजल के अवशेष मांगेंगे तब आपको चुप रहना पड़ेगा। बर्दाश्त की बात नहीं है, क्योंकि आपने इतने सालों
को कहा है कि यह हमारा कोर एजेंडा है, हमारी विचारधारा से हम हटेंगे नहीं। इसमें मुझे लगता है ये अलायंस जो है वो स्वाभाविक था इस चुनाव नतीजों के बाद। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहते थे या अगर मैं कहता कल कि पाकिस्तान या हुर्रियत ने इस चुनाव में लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने दिए, तो आप कहते हैं आप तो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। गिरिराज सिंह शायद मुझे इस स्टूडियो से हटाते और कहते आप पाकिस्तान चले जाओ। अब संबित पात्रा के सामने वो दुविधा आई है कि आपके नेता जब कहते हैं तो आप कहते हैं कि वो सही है, अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे कि मैं गलत हूं। प्रॉब्लम वहां है, नहीं तो सरकार बननी बिल्कुल स्वाभाविक था। और प्रधानमंत्री ने जो आज कहा कि साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलेंगे, बड़ी अच्छी बात है। चलिए उसके राष्ट्रवाद और ये आपकी परिभाषा हिलती डुलती नहीं है इन बातों से। हाँ संबित जी। नहीं, देखिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में और कड़े शब्दों में कह दूं, नो कॉम्प्रोमाइज इन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और ना हो रही है। सर हो गई सर आर्टिकल 370 पर। राजदीप जी बिल्कुल नहीं हुई है, और मुफ्ती जी के उस बयान को हमने कंडेम किया है, डिसोशिएट किया है, और बार बार बयान दिया जाएगा तो ये अच्छी बात भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो क्या करें सर? मैंने तभी तो कहा परिपक्वता। सर आर्टिकल 370 पर बयानबाजी होगी तो जवाब में क्या करेगी आपकी सरकार? आप लोग थोड़ी देर अगर शांत रहेंगे तो मैं इसका पूरा उत्तर दूंगा, मगर सुनिए, आप सब एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे उत्तर देने का वक्त बात समर्थन वापस ले लेंगे ना। नहीं, मुझे लगता है जैसा 91 में हुआ था, ये भी सवाल सुन ही लीजिए। जब अयोध्या की रथ यात्रा के लिए उसके बाद समर्थन वापस वीपी सिंह की सरकार का राजदीप जो जिक्र कर रहे हैं, बाद में इसीलिए समर्थन वापस ले लिया। तो देखिए मायावती के साथ भी समर्थन वापस, देखिए जब जब ऐसी जरूरत आएगी तो भाजपा समर्थन वापस ले लेगी। समझी जी, ये बता दीजिए कि पीडीपी को बहुत जल्दी आप साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने उससे चले रहेंगे, आतंकवाद को भी रातों रात रोक नहीं पाएगा। अयोध्या की तरह से आपको कश्मीर में भी कहीं ना कहीं फिर से अपने समर्थक, कश्मीरी पंडित जितना गुस्सा है, समझी पर्दे के पीछे पूछिए, उनकी पार्टी, उनके जो समर्थक और संगठन है वो सारे विस्फोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। उसका क्या जवाब देंगे आप? वो उत्तर भारत में ब्राह्मणों को क्या जवाब देंगे? बिहार में भूमिहार को क्या जवाब देंगे? एक सेकंड, अब सबने सवाल पूछा है, थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं उत्तर एक एक करके देता हूं। जिसको राजदीप ने कंपल्शन कहा, मैं उसे कमिटमेंट कहता हूं, और बड़ी परिपक्वता से कहता हूं। देयर इज नो कंपल्शन इन पॉलिटिक्स, मगर पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी के साथ कमिटमेंट आना चाहिए। आप देखिए, अगर 28 और 25 सीटें खुद राजदीप मानते हैं कि और कोई विकल्प नहीं है, अगर और कोई विकल्प नहीं है तो क्या किया जाए? साथ आया जाए। 2 महीनों तक नेगोशिएशंस चली। क्या 2 महीने हम चाय पी रहे थे बैठ के? नहीं। किस प्रकार से हम आगे बढ़े, किन बिंदुओं को लेकर हम बात करें, क्योंकि हम बहुत अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी विचार बिल्कुल नहीं मिलती है। मगर अगर जम्मू कश्मीर की जनता ने कुछ कहा है तो क्या इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या हमें मुंह फेर कर बैठ जाना चाहिए? नहीं, वो गड्ढे में गिरे रहे जम्मू कश्मीर की जनता, हम नहीं आने वाले आमने सामने। परिपक्वता का तकाजा यही है कि हम टेबल के आर-पार बैठे, नेगोशिएट करें। संबित जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि कल अगर आर्टिकल 370 पर बहस होती है और पीडीपी एक लाइन लेती है जो उनकी स्वाभाविक लाइन है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, हम सरकार बचाने के लिए हम आर्टिकल 370 को किनारे कर रहे हैं। हकीकत तो यह है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आपने अपने कोर इश्यू को एक तरह से उसको एक तरफा किया है। आपने कहा है कि हम अब गवर्नेंस करना चाहते हैं, तो गवर्नेंस के नाम पे 1990 के दशक में आपने राम मंदिर के मुद्दे को किनारे किया, आप आर्टिकल 370 को किनारे किया है। यानी जो विचारधारा के मुद्दे हैं उनको भी आपने एक तरह से नजरअंदाज नहीं, लेकिन उनको मार्जिनलाइज किया है। अब आप उत्तर सुनिए आर्टिकल 370 सत्ता पर काबिज होने के लिए तो इसको मौका परस्ती कहेंगे या कमिटमेंट कहेंगे? संबित जी तो शब्दों को घुमा देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। रागिनी एक सेकंड, मैं आर्टिकल 370 पे देश सुन रही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, आर्टिकल 370 हमारा कोर एजेंडा है, कभी हम नहीं भूले हैं। हम इस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में हमेशा से जाते रहे हैं, इस बार भी गए हैं। जनता के बड़े पोर्शन ने इस एजेंडे को अपनाया, 25 सीट मिली। जनता के कुछ लोगों ने इस एजेंडे को नहीं अपनाया, उनको 28 सीट मिली। ऐसे में जनता के बीच में लड़ाई हो, उसके बदले यह हो कि हम मैंडेट का इंतजार करें। जब ये 28 मैं चाहती हूँ रागिनी जी, आप चूंकि बहुत देर से नहीं बोल पाई थी, आप संबित जी की बातों को जवाब देना चाह रही थी।
देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि बारामती में जब प्रधानमंत्री बोले तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम पहले कुछ कहें और बाद में कुछ कर दें, और मीडिया वालों को इसका आकलन नहीं करना चाहिए। और मैं अब भी यही बात कहूंगी कि संबित पात्रा भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि आप कंपल्शन पॉलिटिक्स का मत समझिए कि सत्ता पे काबिज होने के लिए हम विचारधारा के स्तर पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। आप इसको कमिटमेंट कहिए, क्योंकि घाटी में किसी तरीके का मैंडेट था, वादी जम्मू में किसी तरीके का मैंडेट था, तो उसको मिलाकर खिचड़ी बना दी है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि विचारधारा के स्तर पर अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और 9 महीने में किसी भी तरीके का संतुष्टिपूर्ण काम आपने किया नहीं। संबित जी, एक लाइन में जवाब दीजिए क्योंकि वक्त अंत करने का है, जल्दी से। देखिए, 9 महीनों में हमने काम किया है या नहीं किया है, वो आपके चैनल के माध्यम से जनता ने वोट कर दिया है। और हमने अगर काम नहीं किया होता और इन्होंने काम किया होता तो वो हश्र आज उनका होता जो हमारा है, इनके पास वो बहुमत होती जो हमारे पास है। मगर बहुमत का अहंकार किए बिना जो आज मोदी जी ने एक सेकंड, तो हम गलत हैं। आप एक बार एक सेकंड, सारे पाप धुल गए। मैं रागिनी जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी ने जो कहा है, रागिनी जी को भी वो पालन करना चाहिए। जितना झुकोगे उतना जुड़ोगे। रागिनी जी, आप और आप, मुझे पता है आप कहना चाह रहे थे जितना झुकोगे तो टूटने का डर उतना ही कम होता है, लेकिन ये शायद अब आपको समझना जरूरी है क्योंकि सत्ता में आप हैं और आरोप यही लग रहा है कि गुरूर बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया। बहरहाल, एक ऐसा स्टेटमेंट मैं दे रही हूं जिसको अलग ढंग से, अलग रंग देकर ना देखा जाए। आजकल तो बोलने में भी कई बार लगता है कि कौन किस तरह से उसे लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक। लेकिन ब्रेक के उस पार आपकी बारी होगी, क्योंकि हल्ला बोल देखने वाले दर्शक क्या कह रहे हैं इस सवाल पर, क्या वो संतुष्ट है मोदी सरकार से, आपको बताएंगे आंकड़े। आप देख रहे हैं।